Everyone, Namaskaram. Welcome to the online education IAS channel. I am Anjali Sisodia. Today we will discuss polity current affairs of July part 1. So these are the three topics which I have listed here, that is protection of human right amendment Act 2019, लॉ कमीशन एंड आर्बिट्रेशन इन इंडिया। ये तीन टॉपिक छाटे मैंने जुलाई करंट अफेयर से, जो कि आपके आने वाले प्रीलिम्स के 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी प्रोसीड। Our first article is Protection of Human Rights Amendment Act 2019. Okay, so first we will see that what are the provisions. I have written in first column, that is provision. Second column I have written the original act of 1993 and then I have written the Amendment Act of 2019. ओके, तो इससे क्या होगा, आप कंपेयर कर पाओगे एंड एज वेल आपको याद भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है कि अभी अमेंडमेंट क्या हुई है। ठीक है, this I have highlighted it as well. Let's see. So first is composition of NHRC. ठीक है, तो कंपोजिशन में क्या होता है आपका, पहले जो एक्ट था उसमें एक चेयरपर्सन होता था, 2 मेंबर्स होते थे एमिनेंट ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, और चेयरपर्सन होते थे ऑफ वेरियस कमीशंस। ठीक है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। चेयरपर्सन है यहाँ पे सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पर जो आपका अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है एज वेल द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपका चेयरमैन बन सकता है। तो ये आप याद रखना, आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि ह्यूमन राइट कमीशन में सिर्फ आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही चेयरपर्सन बन सकता है, बट प्लीज़ टू रिमेंबर कि अब अमेंडमेंट हो चुका है एंड इट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नाउ हियर 2% ऐसे अपॉइंट होते थे जो कि नॉलेज रखते हो ह्यूमन राइट्स में, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द एनएचआरसी। बट उसको चेंज करके अब क्या प्रोविजन आ गया है, 3 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड टू विच एटलीस्ट 1 विल बी अ वुमेन। तो वुमेन के पर्सपेक्टिव में तो वैसे ही यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अगर कोई भी चेंजेस ऐसा आया है प्रीवियस न्यूज़ में या कभी कोई अमेंडमेंट हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है वुमेन पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे वो ये बोल रहा है, पहले कंपलसरी नहीं था कि 2% में वुमेन होगी कि नहीं होगी, पर अब ये कंपलसरी है कि आउट ऑफ 3%, ओके, वन एटलीस्ट 1 विल बी अ woman, right? Now earlier the chairperson of various commissions like National Commission of Scheduled Caste, National Commission of Scheduled Tribe या फिर National Commission of for Women, इन सब के चेयरपर्सन आपके इसके अंदर इंक्लूड थे। बट अब क्या हो गया है, इनके तो है ही, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी। मतलब कि जो ये ह्यूमन राइट कमीशन बना है अब, तो जो उसकी कंपोजिशन रहेगी, तो इसके अंदर उन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म है वो और वास्ट कर दिया है, बढ़ा दिया है टू द चिल्ड्रन एज वेल टू द डिसेबल पर्सनस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने टेबल फॉर्म में कोट करे हैं ताकि आप कंपेयर करके याद कर सको। ओके, लेट्स प्रोसीड। सेकेंड मैंने लिखा है चेयरपर्सन ऑफ एसएचआरसी। तो ये भी आपको पता है, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है और एक आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, राइट? तो अर्लियर क्या होता था कि जो एसएचआरसी का जो चेयरपर्सन होता है, दैट हैज़ टू बी अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। ओके, पर अब अमेंडमेंट होके वो क्या हो गया है कि या तो वो चीफ जस्टिस हो सकता है या फिर जज ऑफ द हाई कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ एसएचआरसी। सिमिलर है, ठीक है, नेशनल में आप देख रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ओके, इट्स सिमिलर। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस में चेंज हुआ है, दैट इज अर्लियर होता था कि 5 साल तक या फिर द एज ऑफ 70 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, उसको इन्होंने घटा के 3 ईयर्स कर दिया है और एज आपकी सेम ही, दैट इज 70 ईयर्स। ठीक है,
तो आपको प्लीज़ आप ये जो अमेंडमेंट हुए हैं ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इरिस्पेक्टिव कि आप ये याद रखो कि नहीं जो पहले था, ठीक है, बिकॉज ये अभी अभी हुआ है और ह्यूमन राइट कमीशन वैसे ही इतना न्यूज़ में चलता रहता है हर वक्त, तो प्लीज़ आप उसको याद रखिए, स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ भी कन्फ्यूजन आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि द एक्ट अलाउज फॉर द रीअपॉइंटमेंट। पहले आपका रीअपॉइंटमेंट भी होता था ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, पर अब क्या हुआ है, जो ये 5 साल की अवधि है, 5 साल का जो लिमिट है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। नाउ जो अर्लियर आपका जो एक्ट था, ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1993, वो यूटीज के ऊपर कुछ भी नहीं कहता था, ठीक है, उसका कुछ होल्ड नहीं था यूटीज के ऊपर, पर अब क्या हुआ है, जो नया एक्ट आया है, ठीक है, तो व्हाट इट दिस से, इट कन्फर ऑन जो एसएचआरसी है वो यूटीज का जितना भी होगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो एसएचआरसी देखेगा, ठीक है, बट दिल्ली जो है, दिल्ली विल बी डेल्ट विद एनएचआरसी, क्योंकि दिल्ली वी ऑल नो दैट इट इज़ द यूनियन टेरिटरी एज वेल द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो दिल्ली का जो भी होगा वो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिल्ली ऑल द यूटी केसेस विल बी हैंडल्ड बाय एसएचआरसी। Now, our next article is Law Commission of India. So, why I have given this article? Because recently the Law Ministry has initiated the process for the setting up of 22nd Law Commission. हमारी वैसे लोकसभा कौन सी चल रही है? इट इज़ 17th, ओके, एंड लॉ कमीशन कौन सी है हमारी? 22nd, ओके। तो पहले तो हम लॉ कमीशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। एज यू कैन सी कि ये सबसे पहला ही मैंने पॉइंट लिख दिया है कि इसके जो रिकमेंडेशंस होती है, ये एडवाइजरी बॉडी है, तो यू कैन वेरी वेल क्लियर इट फ्रॉम दिस दैट जो इसके रिकमेंडेशंस होंगे वो एडवाइजरी रहते हैं, वो ऑब्लिगेटरी नहीं रहते हैं गवर्नमेंट में। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, क्योंकि लॉ कमीशन भी ऐसा टॉपिक है जो न्यूज़ पे चलता है और बहुत प्रोबेबिलिटी होती है लॉ कमीशन के आने की, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो लॉ कमीशन है ये एडवाइजरी बॉडी है, इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे बनाई जाती है, ठीक है, लीगल रिफॉर्म्स पे देखती है, आपकी 3 year की इसकी टर्म होती है, लीगल मेंबरशिप इसके लीगल एक्सपर्ट्स ही होंगे, लॉ कमीशन है तो लॉ के मेंबर्स ही होंगे, ठीक है, एंड इट इज़ हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज और अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। सो आप खुद ही सोच लो कि जो लॉ कमीशन होती है ये मेजर केसेस देखेगी, ठीक है, आपका कुछ इशू चल रहा है या कोई केस आया है तो उस पर कुछ उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो लॉ कमीशन है इट इज़ ऑलवेज हेडेड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। नाउ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है मैंने कि जो आपकी फर्स्ट लॉ कमीशन थी वो बनी थी आपकी 1834 में और बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वी ऑल नो कि जो ये एक्ट्स हैं ये पॉलिटी एज वेल एज हिस्ट्री, पॉलिटी एज वेल एज हिस्ट्री दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ये याद रखिएगा कि जो आपकी लॉ कमीशन है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर बनी थी। ओके, 1 सेकेंड, yes, now which was that was presided by Lord Macaulay, ठीक है, एंड फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब बना था आपका? जब हमको आज़ादी मिली थी 1947 में, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनाई है आपकी 1955 में। हियर आई हैव रिटन, लेट मी हाईलाइट इट, 1955 में आपकी फर्स्ट लॉ कमीशन बनी है फॉर अ 3 year पीरियड। अब 3 year पीरियड मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका ये वर्किंग पीरियड होता है लॉ कमीशन का वो 3 साल का ही रहता है, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड। नाउ अ थर्ड आर्टिकल इज आर्बिट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, आर्बिट्रेशन का आपको सभी को पता है कि भाई कोर्ट के बाहर अगर आपने कोई सेटलमेंट कर दिया है तो दैट इज़ आर्बिट्रेशन, ठीक है, ये आपके जो कोर्ट केसेस हैं उसको चीपर वे में और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सॉर्ट करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या था इसका कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने एक न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट को पास करा है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके देखो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है एंड दीज आर रिलेटेड टू द रिसेंट मतलब एक्ट के फॉर्म में आए हैं ये, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्बिट्रेशन टॉपिक आपका इटसेल्फ, ठीक है। तो हम आर्बिट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है बिटवीन पार्टीज उसको कोर्ट के बाहर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, ठीक है, कोर्ट के बाहर आपका सेटलमेंट हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, राइट, एंड जो अदर अल्टरनेट आपके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैथड है उसमें से एक है आपका लोक अदालत,
ठीक है। लोक अदालत इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, राइट। ये मैंने आपको जब फर्स्ट या सेकंड लेक्चर लिया था उसी में आपको पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स मैंने शेयर करे थे। तो प्लीज़ अगर आपको उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए कि आप फोकस करके पढ़ सको तो आप प्लीज़ वॉच दैट वीडियो अगेन। बट लोक अदालत इज़ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कि क्वेश्चन तो ये टॉपिक तो न्यूज़ में भी नहीं था, पर ऐसा नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके पढ़ने चाहिए, ठीक है। नाउ जो एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आर्बिट्रेशन की जितनी भी हियरिंग या कुछ भी होता है तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है। इट्स नॉट द केस कि अगर ये जो आर्बिट्रेशन का जो मेथड है, ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है, ये कोर्ट के बाहर आप कर रहे हो तो इट इज़ ओपन टू एवरीवन। नो, इट इज़ कॉन्फिडेंशियल इन इटसेल्फ, राइट। एंड आर्बिट्रल अवार्ड्स आर बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि इसकी जो हियरिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो भी ये जो भी आप अंदर सुनवाई होती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि जो इसके अवार्ड्स होते हैं, जो भी ये वर्डिक्ट देता है, दे आर बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। ओके, नाउ वी विल सी ये जो आपका फर्स्ट एक्ट था, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसको अभी क्या हुआ है कि इसको NDIAC को रिप्लेस करके इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि भैया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को देखेगा, मीडिएशन कराएगा और उसकी प्रोसीडिंग्स हेल्ड कराएगा इन अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर, ठीक है। अब ये हेड करा चेयरपर्सन होगा इसके अंदर, जो कि जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, और एन एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, ठीक है। मतलब ये खुद भी आप सोच सकते हो, ठीक है। आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको हमेशा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आप खुद ही सोचो कि भाई अगर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हियरिंग आप करा रहे हो तो आपका जो जज है, जो चेयरपर्सन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। आप किसी जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होते हैं, आप उनको नहीं ला सकते हो उसके अंदर। आपको एक एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी चाहिए, राइट। तो या तो वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन हो जिसके पास स्पेशल नॉलेज भी मतलब कि उसके पास एक्सपीरियंस हो, राइट। हियर आई हैव रिटन एन एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। नाउ जो सेकेंड एक्ट पास हुआ है, दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। इट इज वॉज पास बाय द पार्लियामेंट रिसेंटली एंड अमेंड्स द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 टू डील विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये भी सेम है, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत क्या होगा, एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी जो कि आर्बिट्रेटर्स को देखेगी, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स will now be done by the Supreme Court designated arbitral institutions। अब इस इंस्टीट्यूट के तहत क्या, इस एक्ट के तहत क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे इंस्टीट्यूशंस, वो अपॉइंटमेंट करेंगे आर्बिट्रेटर्स का। ओके, तो ये आप ये समझ सकते हो कि जो आर्बिट्रेशन है उसको थोड़ा लीगलाइज और उसको थोड़ा वेल फंक्शनिंग करने के लिए एक्ट आए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम, पहले क्या होता था, पहले पार्टीज खुद ही कर लेते थे, ठीक है। तो अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को दिक्कत आती थी उसको सॉर्ट करने में, क्योंकि एक तो लैक ऑफ प्रूफ हो जाता था और उसकी कोई मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती थी, राइट। तो अब क्या है, इसको एक्ट बना दिया गया है। तो अब क्या, कोर्ट का अब लॉ आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डेसिग्नेटेड एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे, राइट। अब मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कि आपको एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया गया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ADR फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये मतलब आप बस याद रख सकते हो कि एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। So these were the three articles which I sorted for the July current affair polity। and अभी पॉलिटी के हमारे एक हफ्ता होने वाला है, तो हम हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम चेंज करेंगे, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल कंटिन्यू अ सब्जेक्ट फॉर 7 days और 10 days, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चे पॉलिटी पढ़ के शायद बोर ना हो जाएं, तो 7 days आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, लेट मी फिनिश जुलाई और आई विल गो फॉर अगस्त। After that I'll change the subject, okay। And if you like the video, please do share, like and subscribe, and please do share it as far as possible. Thank you.